तो ये चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव करा नहीं रही थी बीजेपी। कोर्ट के निर्देश के बाद में ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसके बावजूद भी 8 वोट इस तरह इनवैलिड कर दिए जाते हैं और बीजेपी को जिता दिया जाता है। तो क्या माना जाए कि देश में अब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बची नहीं रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है सबके सामने। वो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक आदमी जो नोट कर करके और इनवैलिड कर दे रहा है इसको। सरकार जो चाहती है अदालतें मोटे तौर पे वो करती हैं। न्याय, अन्याय, कानून, अदालत, इन सब की परिभाषाएं आज के जमाने में वो नहीं रही जिनकी खुराक पे हम लोग पले हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह जो बातचीत कर रही है ईडी, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन है कि भारत का जनमानस जो है वो इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा? देखिए, चंडीगढ़ से इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ का वेपनाइजेशन। क्या लोगों के अंदर ये रिएक्शन नहीं होता है? जो घटना चंडीगढ़ में दिख रही है कि किस तरह वोट एकदम इनवैलिड कर दिए गए, किस देखिए, तरह रिएक्शन तब होगा जबकि विपक्ष उनको गोलबंद करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश के जाने से क्या वाकई इंडिया गठबंधन इतना कमजोर हो गया कि वो मुकाबले में ही तो नहीं? इंडिया गठबंधन को बिहार में नुकसान हुआ है नीतीश के जाने से। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था और जिस तरह से वहां खेल हुआ उसने पूरे देश में एक अजीब सा गुस्सा पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, सबको पता था, लेकिन जो चुनाव करा रहे थे साहब, उन्होंने 8 वोट लिखा और कह दिया ये 8 वोट कैंसिल। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट कैंसिल कर दिए और बीजेपी का मेयर बन गया। तब लोगों ने सोशल मीडिया पे कहना शुरू किया कि ईवीएम में तो बेईमानी हो रही है, इसकी शक था। लेकिन पोस्टल बैलेट में इस तरह की बेईमानी करके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक जीत में, लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई यकीन बचा नहीं। चंडीगढ़ का मैसेज आज पूरे देश में बहुत तेजी के साथ फैला। दूसरी तरफ ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, हेमंत सोरेन, लालू, तेजस्वी, महाराष्ट्र, बंगाल, उसे साफ कर दिया है कि इतना बढ़िया सत्ता के लिए काम कोई कर नहीं सकता। विपक्ष को चुन चुन के जेल भेजने भेजने की योजना साहेब बना रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस पे अदालतें क्या कर रही हैं? क्या देश के सुप्रीम कोर्ट को ये साफ देख नहीं रहा कि चंडीगढ़ में जो हुआ आंखों के सामने हुआ, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले? ईडी से पूछे कि चुनाव के जब 2 महीने बचे हैं, तब आप अचानक सालों पुराने केस में लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अब जो पूछताछ हो वो 2 महीने बाद की जाए। लोकसभा चुनाव में इसका असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का जनमानस ये कह रहा है कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का आधार ये बन रहा है कि विपक्ष को धमकाया जाए, डराया जाए, तोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को एक पहल करनी चाहिए। जब देश में इस तरह का अविश्वास का माहौल हो, देश में इस तरह अनिश्चितता का माहौल हो, ये लग रहा हो कि सत्ता बेईमानी कर रही है, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी तो कहते हैं कि बीजेपी के 3 जमाई हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो अच्छा हो कि ये पहल करनी चाहिए, क्योंकि जब तानाशाह को लगने लगता है कि जनता उसके किसी काम का प्रतिकार नहीं करेगी, विरोध नहीं करेगी, चाहे वो चंडीगढ़ में इस तरह इनवैलिड वोट करा दे, इस तरह ईडी का इस्तेमाल कर दे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर विरोध पनप रहा होता है, जिसे तानाशाह पढ़ नहीं पाते। इन सारे बातों पे हम आज बातचीत करेंगे प्रोफेसर अभय दुबे के साथ। अभय दुबे जी एक देश के जाने माने पत्रकार हैं, तमाम बड़े टीवी चैनल पे आप उनको देखते रहते हैं। कई किताबें लिखी हैं, CNDS जैसी संस्था में सालों काम किया है। बहुत जबरदस्त उनको राजनीतिक अनुभव है, पत्रकारिता का अनुभव है। देश के बड़े बड़े राजनेताओं की राजनीति पर उन्होंने काम किया है। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय जी आपका। आज मेरा गला खराब है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा रुक रुक के आपसे बात कर पाऊंगा। अभय जी, बड़ा हैरानी हुई मुझे कि हम लोग तो बात करते थे कि ईवीएम में मैनेज है, ईवीएम है, लोग आरोप लगाते थे। लेकिन चंडीगढ़ में तो आज लोकतंत्र का नया नजारा दिखाई दिया कि वहां पे 8 वोट सामने सामने इनवैलिड कर दिए गए और कहा कि बीजेपी का मेयर हो गया, अब जाइए आप अपने घर पे। तो ये चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव करा नहीं रही थी बीजेपी। कोर्ट के निर्देश के बाद में ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसके बावजूद भी 8 वोट इस तरह इनवैलिड कर दिए जाते हैं और बीजेपी को जिता दिया जाता है। तो क्या माना जाए कि देश में अब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बची नहीं रही है? चाहे ईवीएम हो, चाहे बैलेट पेपर हो, जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिसको चाहेंगे जिता लेंगे। देखिए, बहुत दिनों से इस देश में एक कहावत प्रचलित है जो सब लोगों की जुबान पर है, लेकिन
जो व्यावसायिक समाचार मीडिया है उसमें इस कहावत को नहीं कहा जाता, और वो अमित शाह की कहावत है। तो अमित शाह का कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूं अमित शाह ने ऐसा कभी कहा हो, लेकिन जो उनका राजनीतिक आचरण है उससे ये कहावत बनी है। तो लोगों उनका कहना यह है कि जहां हम चुनाव जीतते हैं वहां तो हम सरकार बनाते ही हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीतते हैं वहां सरकार हम जरूर बनाते हैं। तो ये उनकी एक कहावत है। अब आप देखिए जो चंडीगढ़ में घटना घटित हुई वो इस बात का प्रमाण है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्वशासी संस्थाएं हैं, वहां से लेकर विधानसभा होते हुए लोकसभा तक स्थिति यह है कि सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र की जो संविधान सम्मत संस्थाएं हैं और लोकतंत्र की जो संविधान सम्मत संहिताएं हैं, जो आचरण है, जो प्रोटोकॉल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है, उसका सरकार बिना घोषणा किए हुए अपनी खास तरह की राजनीति के जरिए लगातार उनका उल्लंघन कर रही है, लगातार उनको भंग कर रही है, लगातार उनको तोड़ रही है। इससे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया है। इसमें क्या है कि निरंकुश होने के लिए आपको घोषणा नहीं करनी पड़ती कि आप निरंकुश हैं। इंदिरा गांधी जब निरंकुश हुई थी, यानी इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब भाई अब निरंकुश शासन चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तरीका दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी कागज पत्थर के ऊपर पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। अभी जब हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे तब इनकी निरंकुशता के क्या क्या रूप हैं और क्या क्या प्रारूप हैं, हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ पूरे देश ने हैरान कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है सबके सामने। वो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक आदमी जो नोट कर करके और इनवैलिड कर दे रहा है इसको। देखिए, अदालतों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मेरा कुछ नहीं कहना इसका भी एक मायने है। मैं ये मानता हूं कि अदालतें मोटे तौर पर, मैं किसी अदालत या किसी जज का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अदालतें सरकार द्वारा प्रबंधित कर ली गई हैं, और वो प्रबंधित करने में एक खास तरीका है कि जो कुछ कानून बनाए गए थे उन कानूनों को सख्त बनाया गया, इतना सख्त बनाया गया कि उनमें अदालतों द्वारा जमानत देना तकरीबन नामुमकिन हो गया। सरकार जो चाहती है अदालतें मोटे तौर पे वो करती हैं। जहां पे अदालतें सरकार के खिलाफ कोई फैसला देते हुए नजर आती हैं, वहां सरकार की दिलचस्पी नहीं होती अपने पक्ष में फैसला दिलवाने के लिए। तो वहां पे अदालतें दावा करती हैं कि उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष किस्म का फैसला किया। अब मैं आपको ले चलता हूं, अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे, बड़ा जोरदार भाषण था। उस भाषण में उन्होंने एक बात कही कि इस देश की अदालतों ने न्याय की लाज रख ली। अच्छा, अब आप सोचिए, अगर फैसला उस पक्ष में नहीं होता जिस पक्ष में दिया गया, अगर फैसला हिंदू पक्ष में नहीं होता, अगर फैसला राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं होता, अगर बाबरी मस्जिद वाले पक्षकारों के बारे में फैसला होता, तो क्या ये कहा जाता कि अदालतों ने न्याय नहीं किया? सही बात। यानी अदालतों को न्याय करने के लिए एक पक्ष में फैसला देना जरूरी है। अगर आप देखिए ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के सामने, रिकॉर्ड पे है कि अदालतों ने न्याय की लाज रख ली, राम मंदिर का निर्माण न्याय संगत तरीके से हो रहा है। अगर अदालत फैसला नहीं देती तो फिर तब भी राम मंदिर का निर्माण होता, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर का निर्माण कराते, तब बिना न्याय की परवाह किए हुए राम मंदिर का निर्माण कराते। भाई, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था। जो एफिडेविट ये था कि भाई बाबरी मस्जिद नहीं टूट, सुरक्षित रखेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरीके से चूके, बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को 1 दिन की सजा दी, मतलब प्रतीकात्मक सजा थी, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने न्याय संगत काम नहीं किया। हाँ, सजा तो है ही, इस बात का प्रमाण। सजा तो है ही। और अदालत ने राम मंदिर बनाने के लिए रास्ता जरूर साफ किया, लेकिन अदालत ने साफ तौर पे कहा, बिना किसी लाग लपेट की अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ा जाना एक आपराधिक कृत्य था। इस बात को भूल जाते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाना एक न्याय संगत कार्य है, तो आप साथ में इस बात को याद नहीं करते कि राम मंदिर जिस जगह पर बनाया जा रहा है उस जगह पर खड़ी हुई बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक 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 भीषण किस्म का कानूनी अन्याय था, जिसको भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
और ये सब लोगों ने मिलकर किया। इसके मुकदमे उन लोगों के ऊपर मुद्दतों तक चलते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसके अंदर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि न्याय, अन्याय, कानून, अदालत, इन सब की परिभाषाएं आज के जमाने में वो नहीं रही जिनकी खुराक पे हम लोग पले हैं। वो बिल्कुल काफी हद तक बदल गई हैं, वो सारी की सारी परिभाषाएं। तो जो चंडीगढ़ में हुआ, मैं ये मानता हूं कि वो तो हांडी का एक चावल है। अब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से असेंबली की तरफ चलिए। मैं वही आपसे वहीं पे लेके आता हूं आपको कि आप देखिए कि जो हो रहा है, ईडी किस तरह बेशर्मी वाला रवैया अपना रही है। विपक्ष के नेताओं को चुनाव से पहले कह दिया गया हेमंत सोरेन मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने फोटो ट्वीट किया कि अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के संग बैठक करते हुए फोटो उनका गोदी मीडिया चला रहा है, ट्वीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री फरार हो गया, मुख्यमंत्री गायब है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, सोरेन, ममता बनर्जी के घर हो क्या रहा है। अब आप देखिए, अभी मैं दिन में एबीपी चैनल पे इस सवाल के ऊपर चर्चा कर रहा था, हेमंत सोरेन वाले प्रकरण के ऊपर। तो हमारे मित्र विजय त्रिवेदी ने एक बात कही जो बड़ी मार्के की बात है, उसको दोहराना, उनके नाम लेकर उनको श्रेय देते हुए दोहराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईडी ने ऐसा कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया है कि हेमंत सोरेन फरार है। ईडी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हेमंत सोरेन एब्सकॉन्डर हुए हैं। ये एक तो नैरेटिव चलाया जा रहा है टीवी के ऊपर कि वो फरार है, मुख्यमंत्री गायब है, मुख्यमंत्री एक अशोभनीय किस्म का काम कर रहा है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि टीवी के ऊपर चलाया जा रहा है। ईडी की गड़बड़ी क्या है? ईडी को 31 तारीख को जाना चाहिए था उनके पास, लेकिन ईडी वहां 30 तारीख को ही पहुंच गई। भाई, ईडी एक दिन पहले क्यों पहुंच गई? जब 31 को तय हो गया था कि 31 को ईडी जाएगी और हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, ईडी 30 तारीख को क्यों पहुंच गई वहां पे? पहली बात। दूसरी बात, जब ये नैरेटिव चलाया जा रहा था तो उसी वक्त झारखंड के राज्यपाल को ये मौका मिल गया कि वो सारी जो कार्यकारी अधिकार हैं, सारे एग्जीक्यूटिव अधिकार हैं, वो सारे सारे अपने हाथ में ले लें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को बुला लिया, उन्होंने राज्य के डीजीपी को बुला लिया राजभवन में। क्यों भाई? राज्यपाल को तो ये अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास कर चुका है। तो राज्यपाल चुना हुआ प्रशासक नहीं है, चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है राज्यपाल। वो मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं ले सकता। अब राज्यपाल वहां खड़े होकर कह रहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मुख्यमंत्री का पता नहीं चल रहा है। राज्यपाल का एक काम है ही नहीं पता लगाना कि मुख्यमंत्री कहां है कहां नहीं है। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यपाल से कहता है कि आप ये बताइए कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है या नहीं, क्या संविधान सम्मत व्यवस्था वहां ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया है उसका, अगर वो ये पूछता है, तब फिर राज्यपाल की ड्यूटी बनती है कि वो इस बात का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे, क्योंकि वो केंद्र सरकार का वहां पर प्रतिनिधि है। अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से इस प्रकार की झारखंड के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। इसके बावजूद उन्होंने राज्य के सर्वोच्च अफसरों को राजभवन तलब कर लिया। किस अधिकार के आधार पर तलब कर लिया? और खास बात यह है कि जब आप इन बातों को अगर मीडिया के मंच पे उठाएं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपने राज्य सरकार को म्युनिसिपैलिटी की श्रेणी में ले आए हैं। राज्य सरकार जो है एक पूर्ण राज्य, दिल्ली सरकार तो समझ लीजिए आधा राज्य है, तो पूर्ण राज्य है झारखंड, उसको आप एक तरह से आपने एक साधारण नगर, टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी ऐसा व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ईडी जिस तय होता है उसके एक दिन पहले पहुंच जाती है, उसके बाद में फिर अफवाहें उड़ाई जाती हैं, पूरा का पूरा मीडिया सक्रिय हो जाता है और मीडिया में दिन रात छाती ठोक ठोक के कहा जाता है कि मुख्यमंत्री फरार है। उसके बाद में राज्यपाल इस तरह का आचरण करते हैं कि वो पूरे के पूरे प्रशासन को अपने मातहत मान के उनको बुला लेते हैं, उन अधिकारों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जो अधिकार उनके पास है नहीं, और मीडिया इसकी कोई आलोचना नहीं करता। मीडिया ये पूरा नैरेटिव बनाने में पूरा अपना योगदान देता है। अच्छा भाई जी, ये कार्रवाई तो रुक ही नहीं रही है। महाराष्ट्र में संजय राउत के भाई के पास, कलकत्ता में, मतलब ये 2 महीने जो हैं, अभी मोटा 2 महीने जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, ईडी क्या इस हद तक परेशान करेगी? लालू यादव से सालों पुराने घोटाले में उनकी उम्र इतनी है, बीमार है वो, 10-10 घंटे की पूछताछ, तेजस्वी से आज पूछताछ। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह जो बिहेव कर रही है ईडी, राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह जो बातचीत कर रही है ईडी,
तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन है कि भारत का जनमानस जो है वो इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा? देखिए, चंडीगढ़ से इसको इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ का वेपनाइजेशन। कानून को उन्होंने एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कागज पत्थर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है नरेंद्र मोदी की, लेकिन हर वो काम कर रही है जो कि चुनी हुई सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं अगर किसी की वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो केवल आप उसे इसीलिए रियायत दें कि वो विपक्ष का नेता है, केवल आप इसीलिए रियायत दें क्योंकि वो चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले का अगर आप राजनीतिकरण कर देंगे, भाई एक तरफ जैसे ईडी छापा मारती है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम प्रवक्ता फौरन मीडिया के सामने बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं और इस तरह कहते हैं कि ईडी ने छापा मारा है, यही अपने आप में अपराध साबित हो गया, इसी के आधार पर अपराध साबित हो गया। उसके बाद जनता में प्रचार करना शुरू कर दिया जाता है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो तमाम सारे भ्रष्ट हैं और केवल ईमानदारी की ठेकेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास है। ये एक पूरा प्रकरण है जिसके अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता और मीडिया जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा प्रबंधित कर लिया गया है, सरकार के पक्ष में बोलता है दिन रात, सारे के सारे एंकर, ये सब मिलकर बड़े नियोजित तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए ये सारी गतिविधियां करते हैं। लेकिन एक बात बताइए अभय जी, आपने तो लोगों के बीच में बहुत अध्ययन किया है, लोगों की भावनाएं पढ़ी हैं, स्टडी करी है जाके आपके संस्थान में जहाँ पहले थे। क्या लोगों के अंदर ये रिएक्शन नहीं होता है जो घटना चंडीगढ़ में दिख रही है कि किस तरह वोट एकदम इनवैलिड कर दिए गए, किस तरह रिएक्शन तब होगा जबकि विपक्ष उनको गोलबंद करेगा, विपक्ष उनको मोबिलाइज करेगा, तब रिएक्शन होगा। अगर लोगों के मन में इसकी भावना भी है तो फिर जो उनके समर्थन आए, लालू को 10 घंटे लालू से पूछताछ की गई तो वहां पर लालू के जो समर्थक थे वो सामने जमे रहे, नारेबाजी होती रही, मीसा भारती जमी रही और बहुत से लोगों ने कहा कि लालू हमारे भगवान है, वो जितनी देर तक यहाँ रहेंगे उतनी देर तक हम जमे रहेंगे। उसके बाद आज तेजस्वी के साथ पूछताछ हो रही है तो फिर वही वो हो रहा है, तो उनका जो समर्थन आधार है वो लगातार संघर्ष कर रहा है वहां पे। लेकिन समर्थन आधार के परे, उससे इतर जो जनता है, उस जनता को मोबिलाइज करने का काम भी विपक्ष को करना होगा। अगर जनता विपक्ष को गोलबंद नहीं करेगी और उसको इस राजनीतिक प्रश्न के ऊपर शिक्षित नहीं करेगी, है, तो फिर कुछ होगा नहीं। लोग आपस में ही बात करके रह जाएंगे, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ व्हाट्सएप पे कोई चीज लिख देगा और उससे उनके मन की भड़ास निकल जाएगी। जो पॉलिटिकल एक्शन में जब तक लोगों को नहीं लाएगा विपक्ष, तब तक उसका वो असर नहीं पड़ेगा जिस असर की हम लोग उम्मीद करते हैं। ये देख रहा था अभय जी कि सोशल मीडिया पे बीजेपी के कुछ नेता इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि अब नीतीश चले गए, इसका मतलब इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई, अब इंडिया गठबंधन में कोई बचा नहीं, अब तो मुकाबले में कोई रहा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश के जाने से क्या वाकई इंडिया गठबंधन इतना कमजोर हो गया कि वो मुकाबले में ही नहीं? इंडिया गठबंधन को बिहार में नुकसान हुआ है नीतीश के जाने से, बाकी जगहों पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया नीतीश के चले जाने से बिहार में नुकसान हुआ है। नीतीश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नीतीश का एक समर्थन आधार है। उन्होंने शराबबंदी की थी तो कुछ महिलाओं के मन में उनके प्रति हमदर्दी है, पिछले लोक विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। इसके अलावा जो कुछ ईबीसीज हैं, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हैं, कुछ महादलित हैं, उन समुदायों में भी नीतीश की प्रति हमदर्दी है। उनका अपना कुर्मी समुदाय और नेता अपना मानते ही है। तो ये नीतीश का एक आधार है। इसको लव कुश आप बोलते हैं ना, कुर्मी कोयरी, लवकुश और पचपनिया, बिहार के अंदर दो शब्द प्रचलित हैं। लवकुश यानी कुर्मी कोयरी और पचपनिया मीन छोटी छोटी जातियां। तो पचपनिया और लवकुश में नीतीश का कुछ मान्यता है। नीतीश की वो लोग अगर महागठबंधन के साथ थे तो उससे मिलकर एक बहुत ही फॉर्मिडेबल किस्म का गठजोड़ बनता था, जिसको बारे में सोच सोच के भाजपा परेशान थी किससे कैसे लड़ेंगे। वो नीतीश के चले जाने से बिहार में वो नुकसान हुआ, इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। अब उस नुकसान को कांग्रेस और लालू यादव मिलकर कितना न्यूनतम करते हैं, कितना मिनिमाइज करते हैं, ये उनकी आगे की रणनीति पर निर्भर करता है। लेकिन बिहार के बाहर इसका कोई नुकसान नहीं है।
बिहार के बाहर जो एकता का सेंटीमेंट था, एकता का जज्बा था, जो कल भी बात मैंने कही थी, उसको जरूर ठेस लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि ये विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं शुरुआती, तो उनके चले जाने से उसको धक्का लगा है उस सूत्र, लेकिन धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन के बाद में ये बात लोगों के दिमाग से उतर जाएगी। तो अलग अलग राज्यों में जो गठजोड़ हैं, मतलब वो गठजोड़ तो अपना काम कर ही रहे हैं। अच्छा, बिहार में भी झारखंड को ही ले लीजिए आप, झारखंड में तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुत ही शक्तिशाली है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी उससे पीछे रही थी, लोकसभा चुनाव में भी पीछे रहेगी। अच्छा, वो बिहार में भी 40 में 39 सीटें तो उनकी थी पिछली बार भी। जी जी जी। इस बार अगर कुछ सीटें कम होती हैं तो फायदा वहां भी इंडिया गठबंधन हाँ, को होगा। भाजपा के सामने चुनौती यही थी कि भाई इसमें ज्यादा सीटें कम ना हो, 40 में से 39 सीटें तो दोबारा वो जीत ही लें। लेकिन अब देखना यह है कि ये सब जो उन्होंने तोड़फोड़ की है, नीतीश कुमार को वहां से लाए यहाँ पे, और साथ में उससे पहले जितेंद्र राम मांझी को महागठबंधन से तोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा, आपके मुकेश सहनी को तोड़ा, इन सबको जो उन्होंने तोड़ा है, और ये इन दोनों में एक दोस्ती कराने की कोशिश भी चल रही है, जो रामविलास पासवान की पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के दो धड़े हैं, हाँ, पशुपति और चिराग पासवान, तो वो सब भाजपा कर रही है। लेकिन अब ये तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या वास्तव में ये सब करने का परिणाम फिर से 39 सीटें जीतने में निकलेगा, या उन्हें कुछ नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस भी थोड़ी, अभी आपको नहीं लग रहा थोड़ी ढीली हो रही है? जैसे उत्तर प्रदेश में आज उन्होंने जारी कर दिया, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी कर दी कि हमारे ये कैंडिडेट हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई सपा को लेकर कोई सार्थक प्रतिक्रिया सामने आई नहीं। कांग्रेस का अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि हम तो इतने महीने पहले इंतजार कर रहे थे कांग्रेस की लिस्ट का। कांग्रेस अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अखिलेश जी ने पहलकदमी ली है, उन्होंने अपनी सीटें जहां उनको लग रहा था कि हमारे उम्मीदवार यहाँ है तो हमें खड़े करने ही करने हैं, इनको लड़ना ही लड़ना है, उन्होंने उसकी सूची जारी कर दी है, और आगे भी दूसरी सूची भी लाएंगे। इन सब चीजों से कांग्रेस का तरीका बहुत ही पुराने किस्म का, बहुत ही लथार्जी भरा हुआ सुस्त तरीका है कांग्रेस का। न वो बंगाल के अंदर इस चीज का फैसला कोई कर पाए। मैंने तो आज भास्कर में लेख भी लिखा है मैंने इस पर, उसका लेख का शीर्षक ही है कि अगर पटना में ही नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है तो शायद इस घटना इस तरह से नहीं होती, होता किसी और तरह से होती। नीतीश कुमार तो अगर सीक्रेट एजेंट है नरेंद्र मोदी के, तो अंततः चले ही जाते वापस एनडीए में, लेकिन फिर वो जो घटनाक्रम होता वो कुछ और होता, बहाना कोई और तलाशा जाता। तो कांग्रेस के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ दिया। तो कांग्रेस देरी करती क्यों है आपके हिसाब से? क्या लगता होगा कि आपको? मुझे लगता है उनकी राजनीति करने की शैली, एक आदत उनकी बन चुकी है, वो इससे ज्यादा तेज गति से काम कर नहीं सकते, और वो एक बार में एक ही काम करते हैं। जैसे अगर उन्होंने चुनावी मुहिम चला रहे हैं लोकसभा में, तो उन्होंने पूरा इंडिया गठबंधन की बैठकें बंद कर दी थी, कुछ नहीं किया। 110 दिन तक या उससे भी ज्यादा उन्होंने इंडिया गठबंधन की कोई गतिविधि नहीं की। अब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, तब फिर वो और कुछ वो जो गठजोड़ का काम है, वो गठजोड़ का काम में पीछे फिसलता जा रहा है, उसका समय निकलता जा रहा है। अब आप देखिए, आज हो गई 30 तारीख, एक दिन बाकी रह गया है, जनवरी खत्म हो जाएगी, फरवरी स्टार्ट हो जाएगी, और मार्च के पहले 10 दिन में तो चुनाव की घोषणा हो जानी है। फरवरी 29 दिन की है, तो कल को मिला के 30 दिन बचते हैं, मार्च में तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये कांग्रेस को अभी भी सद्बुद्धि आ नहीं रही है कि मामला गर्म, तो कोई तलवार की धार सामने है। तो ये स्थितियां तो इंडिया गठबंधन के लिए खराब है ना? हाँ, कांग्रेस का ये जो सुस्त रवैया है, इसको मैं व्यंग के साथ कहता हूं कि कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष की राजनीति कर रही है, वो ऐसा ही है कि सवेरे कंपनी बाग में जो बुजुर्ग लोग सैर करने जाते हैं, तो वो धीरे धीरे चलते हैं, आपस में थक जाते हैं, फिर बैठ के सुस्ताने लगते हैं, फिर थोड़े 100-200 कदम चलने के बाद फिर सुस्ताते हैं। तो कांग्रेस की शैली ये है। उधर नरेंद्र मोदी की शैली तो अलग तरह की है, वो तो इवेंट मैनेजर हैं, भारतीय विश्व राजनीति के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हैं, वो बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, वो कई मोर्चों पे एक साथ काम करती है। भाई देखिए, एक तरफ वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा उन्होंने इवेंट किया, वास्तव में बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें कोई शक की बात, और उसके तुरंत बाद वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हुए नजर आए। अब वो बौद्धों की बहुत छोटी छोटी बिरादरियों को पटाने के लिए
कॉन्फ्रेंसेस की योजना उन्होंने बनाई है। देश भर में उस तरह की कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ऐसे बौद्धों की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, ताकि दलितों को अपनी ओर खींच सकें। ऐसे बहुत सारे काम करने की उनके पास योजना होती है और वो उन मुकामों पे लगातार कुछ ना कुछ सक्रिय रहते हैं, काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम कर रहे हैं दूसरे कामों को रोक दिया। तो राजनीति में भारत जैसे देश में जहां राजनीति बड़ी जटिल किस्म की है, वहां पर आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। करनी पड़ेगी। वो मल्टीटास्किंग भाजपा कर लेती है, कांग्रेस नहीं कर पाती मल्टीटास्किंग। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आज आपने इतना कीमती समय दिया और हम लोगों ने भारत के लोकतंत्र पे विस्तार से बातचीत करी। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, आप सुन रहे थे इनसे बातचीत और हम लोगों ने विस्तार से समझने की कोशिश करी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस पद्धति के साथ काम कर रही है। मुझे यकीन है आपको चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 4 PM बॉलीवुड, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।